Assalamu alaikum friends, it's your instructor Suresh here and welcome to this Assalamu alaikum friends, it's your instructor Suresh here and welcome to the fifth video of C++ series. So आज की वीडियो में हमारा कुछ असल काम यानी कि असल प्रोग्रामिंग यानी कि डिसीजंस हमारे स्टार्ट होंगे। अब डिसीजन मेकिंग के लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग में C++ की प्रोग्रामिंग में इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ज़रा हम सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है। इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास दरअसल में एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी कि अगर हमने कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना तो हम डिसीजन करते हैं कि हमारा जो काम होना है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो हमारे पास कंडीशन होती है जो कि सेटिस्फाई करती है, तो हम वो कोई काम करते हैं या नहीं करते। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले C++ प्रोग्रामिंग में इफ़ स्टेटमेंट का सेंटेक्स क्या है, मतलब कि उसका लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं इफ़। ठीक है, तो इफ़ लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इफ़ के बाद हमारे पास एक पैरेंथेसिस का सेट लगता है। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी कंडीशन जो भी हमने उसको टेस्ट करना होता है उसकी बेस पे हमारा कोई काम एग्जीक्यूट होना होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब कुछ लिखते हैं इफ़ की कंडीशन के अंदर, ठीक है, सपोज़ कर लें कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इफ़, यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, यानी कि अगर बारिश हो रही है, इफ़ इट इज़ रेनिंग सो यू शुड वेयर रेन कोट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर बारिश हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेन कोट पहनना चाहिए। इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड यू शुड वियर द रेन कोट। चलें अब इसको थोड़ा सा ज़रा हम प्रैक्टिकली करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 5। ठीक है, अब सपोज़ करें कि हमारे पास हम इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर x की जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर देन है 10 से, तभी हमारे पास प्रिंट करवाए कि x की वैल्यू ग्रेटर है। चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी कि x जो है वो हमारे पास तब भी अगर ग्रेटर देन होता है तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में कुछ भी हम लिखते हैं वो काम कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। वो क्यों नहीं प्रिंट करवाया, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। वो कहता है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 होगी तभी जो ये नीचे वाली ब्रैकेट्स हैं उसका काम किया जाएगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है, चाहे वो एक स्टेटमेंट है, चाहे वो 10 स्टेटमेंट, चाहे वो मिलियन स्टेटमेंट, वो तब एग्जीक्यूट ही तब करेगा जब इसके अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, यानी कि सेटिस्फाई करेगी, तब भी हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों अगर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि क्या x की वैल्यू लेस देन 10 है। तो लेस देन चेक करने के लिए हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर लगाएंगे और इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि x की वैल्यू जो 5 है वो एक्चुअली में लेस देन 10 है। तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा लेस देन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास x इज़ लेस देन 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या x की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। यानी कि x की अगर वैल्यू लेस देन 10 होगी तो भी हमारे पास क्या होगा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और अगर x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 होगी तब भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो अभी क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो क्या होगा कि x की वैल्यू लेस देन 5 है, लेस देन 10 है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक चल गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू 10 है और क्या होगा कि x की वैल्यू लेस देन तो नहीं है लेकिन x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, तो क्या होगा, तब भी ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फिर से वही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक स्टेटमेंट थी x इज़ लेस देन 10,
ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 10 है, और इसी तरह हमने कंडीशन लगा दी कि इफ x इज लेस देन 10 तो ये वाला काम कर दो। तो क्या होगा कि हमारी स्क्रीन पर कुछ नहीं प्रिंट होगा। अब वो प्रिंट ना होने की क्या वजह है? वो वजह ये है कि x की वैल्यू 10 है विच इज नॉट इक्वल्स टू लेस देन 10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारी जो वैल्यू है वो जो आगे हमारी टेस्टिंग वैल्यू है उसके बराबर है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ना बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक ऑपरेटर होता है, एक सिंगल इक्वल्स टू और एक होता है हमारे पास डबल इक्वल्स टू। अब जो सिंगल इक्वल्स टू होता है वो हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरी जगह पे हमारे पास यहाँ पे जो है ये हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब सिंगल इक्वल टू क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताता आ रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है x और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 5, तो हम जब भी कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तब हम एक सिंगल इक्वल्स टू का यानी कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए जो भी राइट साइड पे वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट साइड के वेरिएबल के नेम में स्टोर करवा देते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो डबल इक्वल्स टू साइन है उससे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि हम ऊपर वाले वेरिएबल को ही सपोज कर लेते हैं कि एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास 6 z इक्वल्स टू 6। तो अब मैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ x की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू है z की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू को रेफर किया जाएगा जो कि 5 है, और y की वैल्यू को रेफर किया जाएगा, z की वैल्यू को रेफर किया जाएगा जो कि 6 है। तो क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू के अंदर कंपैरिजन होगा और चेक किया जाएगा ये दोनों वैल्यूज इक्वल्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये जो z है ये एक अपनी वैल्यू x को असाइन नहीं कर रहा। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, तो क्या होता है कि हमारे पास सिंगल इक्वल्स टू में क्या होता है, अगर वेरिएबल भी आगे लिखा हो तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो किसी लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसको असाइन कर दी जाती है। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, इन दोनों के दरमियान मुवाजना होता है कि इन दोनों में, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ तो इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा और रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ठीक है। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ, तो अब मैं इसको चेक करता हूँ रन करके, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने 10 लिखी थी, x इज इक्वल्स टू 10 लिखा तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो कंडीशन जब ट्रू हुई तो तब हमारे पास ये वाला ब्लॉक चला, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या नॉट इक्वल्स टू है 10, यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन का मार्क रिप्रेजेंट करता है कि नॉट, विच इज़, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। हम जब नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू एंड देन ये रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल्स टू, देन हम ये कंडीशन लगा रहे हैं x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास क्या होगा, x इज़ इक्वल्स टू 10 विच इज़ कंडीशन फॉल्स। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने पर ये वाली स्टेटमेंट नहीं चल रही, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या काम है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है तो हम इसके मुताबिक दूसरा काम करना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कंडीशन ट्रू है, जैसे सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि जिस टाइम में हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो हम जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाला ब्लॉक तो चलता नहीं है, यानी कि ये जो ट्रू ब्लॉक है ये तो चलता नहीं है। तो इसके बरक्स हमने कोई काम करना हो तो वो हम कैसे करें, तो हमारे पास C++ की प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे इफ़, फिर आगे उसकी कंडीशन हमने लगाई, फिर उसके बाद हमने इफ़ की बॉडी लगाई, फिर इफ़ के बाद हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट लगेगी, फिर एल्स की बॉडी लगेगी। यानी कि इसको कुछ इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कुछ इस तरह से है कि जैसे अगर मैं आपको इम्प्लीमेंट डायरेक्ट करके दिखाऊं कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ एल्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स, तो अगर मैं कुछ इस तरह से इसको देखता हूँ कि अगर मैं चेक कहता हूँ कि एक वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 10 और मैं उसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ अगर x की वैल्यू नहीं बराबर 10 के, तो हमारे पास क्या होगा, ये स्क्रीन पर प्रिंट करवा दे x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो बराबर होती है 10 के, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पर प्रिंट हो कि अगर x की वैल्यू बराबर है 10 के
तो हमारे पास प्रिंट हो x इज इक्वल्स टू 10। अगर x की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तो हमारे पास प्रिंट हो x इज इक्वल्स s इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो इसको हम रन करके देखते हैं कुछ, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 10। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग के। अगर ये काम होता तो ठीक है ये कर दो, अगर ये काम नहीं होता तो दूसरा काम कर दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x अगर हमारे पास बराबर नहीं है 10 के तो ये वाला काम कर दो, अगर बराबर है तो ये वाला काम कर दो, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ x इज इक्वल टू 10 तो क्या होगा कि जस्ट स्टेटमेंट ऑपोजिट हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल्स टू, अब इफ़ x इज इक्वल टू 10 तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्रिंट करवा दो। x अगर x के बराबर नहीं होती 10 से वैल्यू तो क्या होगा कि ये वाली वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो अब भी देखें कि हमारा आंसर सेम प्रिंट हो रहा है, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इसी तरह एक और स्टेटमेंट होती है इफ़ के साथ साथ। हमारे पास इफ़ एल्स हमने पढ़ा, इफ़ एल्स के साथ साथ अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ़ का। ये भी हमारे पास सेम इसी तरह डिसीजन मेकिंग करती है। जैसे हमने मल्टीपल डिसीजन देखे थे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है, एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक स्पेसिफिक काम कर देते हैं, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम उसके मुताबिक कोई दूसरा काम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस हो, यानी कि एक काम होता है तो हम ठीक है हम वो काम पूरा कर देते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि एक सिनेरियो है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एज है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो एज है वो क्या कैटेगरी, चाइल्ड की कैटेगरी में आती है, या वो टीन की कैटेगरी में आती है, या वो ओल्ड एज की कैटेगरी में आती है। तो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे? तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसको चेक करते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं इंटीजर एज इज इक्वल्स टू 2 और हम कहते हैं कि इंटीजर एज इज़ लेस देन 13। अगर हमारे पास एज जो हमारे पास गिवन है वो लेस देन 13 होगी तो हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं यू आर अ बेबी। तो उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये काम पूरा हो जाता है। तो क्या होगा कि ये जो बाकी दो स्टेटमेंट्स हैं ये इग्नोर कर दी जाएंगी कंपाइलर की तरफ से, क्योंकि कंपाइलर को सबसे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई। तो क्या करेगा कंपाइलर, इन बाकी दो स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा और बाकी यहाँ से लाइन नंबर 16 से अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर सपोज करें कि हमारे पास एज जो है वो लेस देन 13 नहीं है, सपोज करें यहाँ पे मैंने लेस देन 13 लिखा हुआ था, इसी तरह मैं लेस देन 13 की बजाय 14 लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि हमारे पास ये कंडीशन सबसे पहले चेक की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि एज हमारे पास लेस देन 13 है। तो क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या होगा कि हम चेक करना चाहते थे कि अगर हमारे पास कंडीशन लेस देन 13 है तो हमारे पास ये प्रिंट करवा दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा कि एल्स इफ की सेकेंड कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, एज इज़ लेस देन 20। तो क्या होगा, एज इज़ लेस देन 20 तो है, तो क्या होगा कि हमारे पास एज इज़ लेस देन 13 है तो यहाँ पे स्क्रीन पर यू आर टीन प्रिंट करवा दिया जाएगा। अब सपोज कर लें कि हमारे पास यहाँ पे एज 20 है, ठीक है, तो मैं 20 लिख दिया। तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहली कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है, फिर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा जब हमारे पास सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ये तब चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर हमारे पास 2 कंडीशन है या 50 कंडीशन है या 100 कंडीशन है तो उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। और अगर सपोज करें कि जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इफ़ की कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है ये तो वैसे ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चल जाएगा, यानी कि ये पूरा ब्लॉक चलेगा। और इसी तरह फिर से हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट मिस कर दिया जाए। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक और एल्स इफ की स्टेटमेंट होती, ठीक है, सपोज कर ले, तो क्या होता कि हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो फिर ये वाली स्टेटमेंट भी इग्नोर कर दी जानी थी, ये वाली स्टेटमेंट भी इग्नोर कर दी जानी थी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होना था, ये वाली कंडीशन को टेस्ट किया जाना था। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला इसके अंदर जो काम है वो प्रिंट करवा दिया जाना था, वही काम एग्जीक्यूट करवा दिया जाना था। अगर ये भी फॉल्स हो जाती तो क्या होना था कि जो एल्स ब्लॉक है वो चलना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग करती है हमारी इफ स्टेटमेंट्स, यानी कि डिसीजन हम इस तरह से मेक करते हैं। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे उसने हमें प्रिंट करवा दिया यू आर ओल्ड मैन, क्यों, क्योंकि हमारे पास एज इज इक्वल टू 20 हमने लिखा हुआ था, इस वजह से उसने प्रिंट करवा दिया है यू आर ओल्ड मैन।
चलिए यहाँ पर एक लास्ट काम करके देखते हैं, और अब हम कहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे एज, और हम चेक करेंगे कि वो यूज़र ने जो एज डाली है वो हमारे पास बेबी की कैटेगरी में आती है, टीन की कैटेगरी में आती है, या ओल्ड मैन की कैटेगरी में आती है। चलो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लेंगे इंटीजर एज, और अब इसी को मैं कहता हूँ कि स्क्रीन पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, एंटर योर एज। ठीक है, मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फिर मैं एक सी इन की मदद से, यानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ सी इन की मदद से हम इनपुट लेते हैं, तो मैंने सी इन करवा दिया एज की वेरिएबल के अंदर, और अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखेंगे कि कुछ इस तरह से प्रिंट होता है ये। तो वो अब हमसे डिमांड कर रहा है व्हाट इज़ योर एज, तो मैं एज सपोज करें कि 15 लगा देता हूँ, तो उसने मुझे प्रिंट करवा दिया यू आर 10। इसी तरह अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं और मैं यहाँ पर अपनी एज 20 लिख देता हूं तो क्या होगा, यू आर ओल्ड मैन। तो इसी तरह अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट के थ्रू इसको मैं करता हूँ माई एज इज़ 1, तो क्या होगा, यू आर बेबी। ठीक है,